नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। रविवार को रैलियों के जरिए नेताओं ने चुनावी चाल चल दी। विपक्ष ने दिल्ली की रैली से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो प्रधानमंत्री ने मेरठ से भ्रष्टाचार का पलटवार कर दिया। यानी चुनावी चाल बहुत ही तूफानी गति से चली जा रही है और चुनावी चाल के जरिए एक दूसरे को चित करने की तैयारी है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला हमारा ये बहुत खास बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी रैली हुई। मंच पर 27 दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री ने अकेले ही पूरे विपक्ष को जवाब दिया और एक बार फिर भ्रष्टाचार का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। रविवार का दिन चुनावी रैलियों के नाम रहा। दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेताओं का जमघट लगा, तो मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस के नेताओं का जमघट लगा। रैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव समेत 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। रामलीला मैदान से इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक साथ पीएम मोदी पर निशाना साधा। 2 महीने पहले इसी दिन 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया। 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 दिनों से जेल में है। आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। इंडिया अलायंस के नेताओं के हमले का जवाब पीएम मोदी ने मेरठ की धरती से दिया। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। विपक्ष ने 2024 के चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई बताया। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि 2024 का चुनाव देश को विकसित और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का है। 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। कौन सांसद बने कौन न बने इसका चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव विकसित भारत बनाने के लिए है। मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहराया। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार 4 जून
2024 के लोकसभा चुनाव का माहौल तीखा होता जा रहा है और बड़ी रैलियों के जरिए दोनों गठबंधन के नेता एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रैलियों से चुनावी ललकार को समझिए। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर काफी तेज होता जा रहा है। जगह जगह रैलियां की जा रही है। पहले फेज के मतदान में करीब 19 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है और ऐसे में दोनों ही गठबंधन दमखम दिखाने में जुट गए हैं। एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली में इंडिया अलायंस की रैली हुई। विपक्षी नेताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। दूसरी ओर मोदी ने मेरठ की रैली से विपक्ष को जवाब दे दिया। मोदी ने विपक्ष को एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। मोदी ने साफ साफ ये कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। विपक्ष जहां संविधान बचाने के नाम पर वोट मांग रहा है, तो मोदी ने देश को विकसित बनाने के नाम पर जनता से वोट की अपील की है। मोदी ने 400 पार का नारा दोहराते हुए एक बार फिर से ये गारंटी दी कि तीसरे टर्म में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और इसी वादों और इरादों के साथ अलग अलग नेता चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि जनता का भरोसा कौन जीत पाता है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ रैली हुई। आरजेडी की तरफ से रैली में शामिल तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है, जिस पर बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार कर दिया। जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंचता जा रहा है और रैलियों के जरिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद एकजुटता दिखाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की रैली हुई। रामलीला मैदान के मंच से तेजस्वी यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी मां पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। जांच एजेंसियों को लेकर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। उनके पिताजी इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि लालू जी बिहार में चारा खाने वाले नेता हैं और पंजीकृत अपराधी कोई निवेता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद जी, उन्हीं के बेटे हैं ना। तेजस्वी यादव के आरोप पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी पलटवार किया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई करेगी ही। सीबीआई हो, ईडी हो या फिर जो भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं और जहां अपराध होते हैं वहीं यह एजेंसियां जाती है। चुनावी मौसम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप आम बात है। पहले चरण की वोटिंग से पहले जिस ढंग से सियासी बयानबाजी तेज हुई है, आने वाले दिनों में इसके और तेज होने की उम्मीद है। ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं तेजस्वी के चुनावी बयान पर बयानबाजी को आप भी समझिए। लोकसभा चुनाव का मौसम है और चारों तरफ मौसम चुनावी हो चुका है, फिजा चुनावी है और तेजस्वी यादव अपनी हर सभा में जांच एजेंसियों की बात जरूर करते हैं। तेजस्वी ये बताने की कोशिश करते हैं कि कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित होकर की जा रही है और यही वजह है कि किसी भी राज्य के नेता पर कार्रवाई होती है तो तेजस्वी यादव उस पर सवाल जरूर खड़े कर देते हैं। दिल्ली की रैली में भी तेजस्वी यादव ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए सवाल खड़े कर दिए, लेकिन तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से तुरंत ही पलटवार कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से चारा घोटाले का जिक्र कर तेजस्वी पर निशाना साधा गया।
बीजेपी नेताओं ने पूछा कि कार्रवाई राजनीतिक है तो कोर्ट ने लालू जी को दोषी क्यों माना। बीजेपी नेताओं ने साफ कर दिया कि जो गलत करेगा उसके खिलाफ जांच एजेंसियां कार्रवाई जरूर करेंगी। मतलब ये कि दोनों ही तरफ से अपने अपने समर्थकों को खास मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता ही भविष्य का फैसला करेगी। जनता किसकी बातों पर भरोसा जताएगी, ये तो चुनाव का रिजल्ट 4 जून को ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में बहुत बड़ी रैली करेंगे। जमुई की रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। चिराग पासवान खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं। पीएम मोदी भी अपने हनुमान यानी चिराग पासवान का पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो चिराग पासवान की सीट रही जमुई से ही प्रधानमंत्री बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा होगा, वो भी जमुई में, जिसको लेकर चिराग पासवान बेहद उत्साहित है। मेरे लिए सौभाग्य की और गर्व दोनों की बात है कि जब प्रधानमंत्री मेरे राज्य में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मेरी ही कर्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहां से इस बार चुनाव अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। 4 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जमुई आएंगे और वहां से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। जमुई सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर एलजेपीआर के अरुण भारती मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। बता दें कि बिहार में पहले चरण में 4 सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई में चुनाव है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम मोदी जमुई में रैली कर आसपास के कई सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं जमुई से बिहार में पीएम के चुनावी शंखनाद को समझ लीजिए। बिहार में लोकसभा की कुल मिलाकर 40 सीट है और पहले फेज का मतदान 19 अप्रैल को होना है। और पहले फेज में बिहार की जिन 4 सीटों पर मतदान होने हैं, इन 4 सीटों में जमुई सीट भी है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल को रैली करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीट आई थी और इस बार एनडीए का लक्ष्य सभी 40 सीटों को जीतने का है और एकजुट एनडीए के जरिए ही ये लक्ष्य पाया जा सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने बीजेपी की सीट से प्रचार की शुरुआत न करके सहयोगी यानी कि चिराग की पार्टी से चुनावी प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली से सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि आसपास की कई सीटें प्रभावित होंगी और यही वजह है कि जमुई से बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर प्रधानमंत्री बिहार की जनता के साथ साथ एनडीए कार्यकर्ताओं को भी खास मैसेज देंगे। बढ़ते हैं आगे। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनिल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी कम्युनल लीडर बता दिया है। अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद अब सियासत काफी तेज है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो अकेले में यही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कि वहां पर सर्वानुमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अनिल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अनिल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी को भी कम्युनल लीडर बता दिया है। किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो अकेले में यही कहेगा कि लोकतंत्र नहीं है, इसलिए कि वहां पर सर्वानुमति के नाम पर, कंसेंसस के नाम पर सारा काम चल रहा है। आपने सोनिया गांधी को कम्युनल लीडर बता दिया। मैंने इसलिए कहा कि जब एक तरफ सोनिया गांधी जी मदर टेरेसा के सेंटहुड के मामले में रिप्रेजेंटेटिव भेजती है क्रिश्चियंस को, और यहाँ पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहां रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजती हैं बल्कि आमंत्रण भी रिफ्यूज करती हैं, तो क्या हुआ? कम्युनल किसको कहते हैं? अनिल शर्मा के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता राजेश राठौर ने पलटवार किया है। राजेश ने अनिल शर्मा को रणछोड़ दास और गद्दार तक बता दिया। कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देके मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के गोद में चले जाएंगे, तो ऐसे गद्दार रणछोड़ सिंह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी।
कांग्रेस के अंदर मची भगदड़ पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि अनिल शर्मा ने बहुत दुखी होकर इस्तीफा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी ने जो इस्तीफा दिया है, उन्होंने बहुत दुख के साथ दिया होगा। एक तरफ जहां देश भर की बड़ी पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुटी हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस को आंतरिक कलह से ही मुक्ति नहीं मिल पा रही है। सवाल है कि खुद को विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली कांग्रेस इतने कलह के साथ लोकसभा चुनाव में क्या कर पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो यही सवाल एक बार फिर दोहराएंगे कि आखिर इतने कलह के साथ कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी। देश में लोकसभा चुनाव का शोर चरम पर पहुंचता जा रहा है। बीजेपी सहित पूरा एनडीए चुनावी मूड में है। यहां तक कि विपक्ष की कई पार्टियां भी चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन का ही दौर चल रहा है और पार्टी के अंदर लगातार कलह की ही खबरें बाहर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में भी पार्टी के अंदर से सवाल लगातार उठ रहे हैं। अनिल शर्मा ने कई दफा सवाल उठा दिए, लेकिन उनकी बात को पार्टी में तरजीह नहीं दी गई, जिसके बाद पार्टी पर कई संगीन आरोप लगाते हुए बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया, उसका दामन छोड़ दिया। सवाल है कि कांग्रेसी आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कैसे लड़ाई होगी। इतने मजबूत पक्ष के साथ ये लड़ाई कैसे जीती जाएगी, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। झारखंड के विधायक सांसद बनने की रेस में आगे चल रहे हैं। राज्य की 14 लोकसभा सीट में से 7 सीट पर विधायक लोकसभा के चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार नजर आ रहे हैं। विधायक से सांसद बनने की इस दौड़ में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों एक दूसरे से पीछे नहीं है। झारखंड में इस बार लोकसभा की चुनावी दंगल में विधायकों का दम दिखेगा। राज्य के विधायक सांसद बनने की चाहत के लिए या तो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं या फिर टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विधायक से सांसद बनने की चाहत एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में बराबर के दिख रही है। हकीकत यह है कि कई सिटिंग विधायकों के नाम की घोषणा हो चुकी है, तो कुछ सीट पर विधायकों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। जैसे हजारीबाग सीट से बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा हो चुकी है और वो चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं विधायक जेपी पटेल जो अब कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, जबकि गिरिडीह सीट से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। कोडरमा सीट से माले विधायक विनोद कुमार सिंह इंडिया अलायंस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं धनबाद सीट से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के नाम की घोषणा हो चुकी है, जबकि इंडिया अलायंस से पूर्णिमा नीरज सिंह के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही है। वहीं दुमका सीट से विधायक सीता सोरेन बीजेपी की सीट पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, जबकि अलायंस से नलिन सोरेन के नाम की चर्चा हो रही है। वे दुमका से सीता सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह झारखंड में कई सीट पर विधायक अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गोड्डा सीट से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए टिकट मांग रहे हैं। विधायक पार्टी टिकट देती है, जनता उसको परखती है, जनता विश्वास देती है, स्ट्रगल करता है, तब वो विधायक बनता है। उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया है कि सांसद। तो पार्टी को लगता है कि नहीं, इससे अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। जो हमारे विधायक हैं उनको अगर हम सांसद में प्रोजेक्ट कर दें, टिकट दे दें तो अच्छी बात है। सोचता था, और अब जब आला कमान का दबाव है तो अगर आला कमान चाहेगी तो मैं लड़ सकता हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं भी एक दावेदार हूँ। बात चाहे एनडीए की करें या इंडिया अलायंस की, चुनावी मौसम में पाला बदलने वाले विधायकों की भी खूब पूछ हो रही है। राजनीतिक दल में चुनावी मैदान मारने के लिए ऐसे विधायकों को मौका दे रहे हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। व्यक्ति सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, बशर्ते कि पार्टी उसको टिकट दे। अब उसी में बहुत से लोग बन जाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनेंगे। तो भाई कोई तो जीतेगा। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति सांसद बनेगा, या विधायक का चुनाव है तो विधायक बनेगा। जैसे पार्षद बहुत खड़े होते हैं तो उसमें एक ही बनेगा। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसा है कि ये गरीब से गरीब व्यक्ति भी
इस देश का विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यही तो भारतीय लोकतंत्र की खुशबू है। राजनीतिक दल भले ही अपने विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट दे रही हो, पर जनता कितने विधायकों को दिल्ली जाने का टिकट देती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। वैसे विधायक से सांसद बनने का सपना इससे पहले भी झारखंड में कई विधायकों का पूरा हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।